एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ ध्वन्यालोक प्रश्नोत्तरी। तो आइए बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं आज का विषय। इससे पहले आप लोगों ने जो कमेंट्स में लिखा है कि कारक प्रकरण और कारक प्रकरण की प्रश्नोत्तरी, तो प्रश्नोत्तरी तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले कारक का जो द्वितीय विभक्ति है वो हम अवश्य पूरा कर देंगे। साथ में जो उपपद विभक्ति है उस वाले पार्ट को भी साथ में पूरा कर देंगे। तो द्वितीय विभक्ति की उपपद के बारे में आप लोगों ने पूछा था, तो स्पष्ट रूप से मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था। आप एक सूत्र याद कर लीजिए। अगर सूत्र को आप जैसा आपकी बुक में लिखा है, जैसा ग्रंथ में लिखा है, उस तरीके से याद ना करना हो तो यहाँ सुन करके याद कर लीजिए। अभिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, इन सबके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न जो आपकी तरफ से आया था, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। तो ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में ग्रामम शब्द की जो कर्म संज्ञा होती है वह कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र से ही होगी, क्योंकि वह ईप्सित कर्म है, गांव को जाना। और तृणम स्पृशति, तो तिनके को स्पर्श करना अनीप्सित कर्म है, इसीलिए वहां पर सूत्र दिया है तथा युक्तम चानीप्सितमम, तो उससे वहां पर कर्म संज्ञा होती है। सेम इसी तरह से ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। ठीक है, ये थोड़ा सा माइक तंग कर रहा है तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस आ रही होगी, अब ठीक है शायद। तो ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, यहाँ पर भी आपको इसी तरह से समझना है। आइए आज विषय को, आज व्याकरण नहीं है, साहित्य का विषय है, तो उसको प्रारंभ करते हैं। ध्वन्यालोक मते, ध्वन्यालोक मते ध्वनेः निराकरणम कृतम। ध्वनि का निराकरण किसने किया है? ध्वन्यालोक मते, ध्वन्यालोक के मत में ध्वनि का निराकरण किया गया है। अभाववादी भी, अभाववादियों ने किया है। अनिर्वचनीयतावादी भी, अनिर्वचनीयतावादियों ने किया है। भाक्तवादी भी, या फिर उपर्युक्त ही सर्वही। किसके द्वारा यहाँ पर अभाव ध्वनि का निराकरण किया गया है? प्रश्न है हमारा, ध्वनि का निराकरण किया गया। तो देखिए, ध्वनि का जो निराकरण है अभाववादियों ने भी किया है, ठीक है, और अनिर्वचनीयतावादियों ने भी किया है, और भाक्तवादियों ने भी किया है। भाक्तमाहुस्तमन्ये, इस तरह से आपको ध्वन्यालोक में पंक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो भाक्तमाहुस्तमन्ये, तो इस तरह से यहाँ पर जो उत्तर है वह उपर्युक्त ही सर्वही, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भाक्तमाहुस्तमन्ये, ये अभी मैंने बोला और प्रकट हो गया। ठीक है, इति कथनमस्ति, ये कथन किसका है? ध्वनिवादिनाम, स्फोटवादिनाम, अलंकारवादिनाम, या फिर रीतिवादिनाम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वादी नाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? ठीक है, अजंतांग को दीर्घ करता है नामी, अजंतांगस्य दीर्घ। यहाँ पर अजंतांग नहीं है, इस कारण से दीर्घ नहीं होगा। षष्ठी बहुवचन में तो ह्रस्व ईकार ही रह जाएगा और आपका वादिनाम, इस तरह से यह शब्द बनता है। तो भाक्तमाहुस्तमन्ये इति कथनमस्ति, यह कथन किसका है? तो संभवतः नहीं, बेशक यह कथन ध्वनिवादियों का है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्वन्य भाववादिनाम विकल्पाः सन्ति। ध्वन्य भाव, देखिए यण संधि है यहाँ पर, ध्वनि अभाव, अब स्पष्ट हो जाएगा प्रश्न। ध्वनि अभाववादिनाम विकल्पाः सन्ति, ध्वनि अभाववादियों के विकल्प हैं। क्या विकल्प है? ध्वनि अभाववादियों के विकल्प कितने देते हैं? 4 नहीं देते, 5 ये भी नहीं देते, 6 ये भी नहीं देते, 3 विकल्प देते हैं ध्वनि अभाववादी। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 विकल्प। बहुत जल्दी जल्दी प्रश्नोत्तरी करेंगे, व्याख्या की यहाँ पर अपेक्षा भी नहीं है और समय भी इतना नहीं है कि इसको व्याख्यायित किया जा सके, यहाँ पर ज़्यादा बात की जा सके। जहाँ पर आवश्यक होगा वहाँ पर अवश्य बात करेंगे, लेकिन हर एक प्रश्न के बाद बात करें कि उसको स्पष्ट करें, वह पॉसिबल भी नहीं है। और मुझे लगता है कि इस समय जो कि आपकी परीक्षाएं आसन्न है, 13 तारीख को DSSB का एग्ज़ाम है। यद्यपि वहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। चरैवेति चरैवेति चरण वै मधु विंदति। तो आइए, अगला प्रश्न है आपके सामने। जिस काव्य में प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता होती है वह होता है प्रतीयमानम।
तो जिस काव्य में प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता होती है, प्रतीयमानस्य प्राधान्यम भवति तत्काव्यम, उसको क्या कहते हैं? जहाँ पर प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता हो, मध्यम काव्य नहीं, अधम काव्य नहीं, अव्यंग्य ये भी नहीं, तो ध्वनि काव्य कहते हैं। ठीक है। और ध्वनि काव्य जो होता है यहाँ पर तो इन्होंने प्रतीयमानस्य प्राधान्यम भवति तत्काव्यम ध्वनि काव्यम, जिस काव्य में प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता होती है वह ध्वनि काव्य होता है। और आचार्य मम्मट इसको उत्तम काव्य कहते हैं। और जो मध्यम काव्य होता है उसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। और जो अधम काव्य होता है उसको उन्होंने शब्द चित्र और अर्थ चित्र दो तरह से उसका विभाग किया है। तो कभी पढ़ेंगे जब उसको तो वहाँ पर उसकी बात करेंगे। यहाँ पर बस एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। व्यंग्यार्थ का नामांतर है। व्यंग्यार्थ का नामांतर क्या है भाई? तो व्यंग्यार्थ का नामांतर है वाच्यार्थ, तात्पर्यार्थ, प्रतीयमानार्थ या फिर लक्ष्यार्थ। संस्कृत में पढ़ देता हूँ। जब व्यंग्यार्थस्य नामांतरम विद्यते वर्तते अस्ति, कुछ भी लिख के डैश लगा सकते हैं। वाच्यार्थः, तात्पर्यार्थः, प्रतीयमानार्थ और लक्ष्यार्थ। तो व्यंग्यार्थ, व्यंग्य जो है उत्तम काव्य की कोटि में आता है, और ये प्रतीयमानार्थ ये इसका सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंग्तः काव्य विशेषः स डैश सूरिभिः कथितः डैश रीति सूरिभिः कथितः। तो एक शब्द यहाँ पर हमें और जोड़ना है। ठीक है, मुझे तो आ गया है, आप लोगों को भी आ ही गया होगा। कारिका अगर याद है, वाचन आपने किया होगा तो आपको आ गया होगा। बार बार याद रखें, वाचन महामंत्र है। यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे लोगों ने, श्रेष्ठ व्यक्तियों ने ध्वन्यालोक का वाचन किया है। आप उसको प्रतिदिन सुनिए, कुछ दिन सुनने के बाद संस्कार बन जाएगा और इस तरह के जो प्रश्न है वह अपने आप आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यत्रार्था शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंग्तः काव्य विशेषः स्व ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। ये आपका ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः, ये तो आधार है इस ध्वन्यालोक का। और ध्वन्यालोक से ज़्यादा प्रश्न नहीं, 3-4 प्रश्न आएंगे, लेकिन इस तरह से प्रश्न आएंगे कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, वाचन करना पड़ेगा, ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इतना भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम प्रश्नोत्तरी को ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें, आपका कार्य उससे भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा यहाँ पर कटा हुआ है तो मैं यहाँ देख करके बोल देता हूँ। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में एक विशिष्ट अर्थ की प्रशंसा की है। यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में एक विशिष्ट अर्थ की प्रशंसा की है। वह महाकवियों की वाणियों में सुशोभित होता है। वस्तस्तु वाणीषु महाकवीनाम, जैसे अंगनाओं में लावण्य वह अर्थ ही काव्य की आत्मा है, उसे कहते हैं। अब यह यहाँ पर ये जो है इनके जो इन्होंने अपने काव्य का लक्षण किया है, यह स्पष्ट रूप से जो अपने मत को स्थापित करने का कार्य किया है वो कारिका यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो वस्तस्तु वाणीषु महाकवीनाम प्रतीयमानम पुनरन्य देवम। ठीक है, प्रतीयमानार्थ या प्रतीयमान शब्द यहाँ पर उन्होंने लिखा है, तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। केचित् पुनर्लक्षण करण शालीन बुद्धयो ध्वनेस्तत्वं गिरामगोचरम सहृदय संबंधमेव समाख्यातवन्तः। आनंदवर्धन का केचित शब्द से संकेत किसके प्रति है? क्या कुछ कैमरे में कुछ समस्या, कुछ फॉग आ रहा है कैमरे के सामने, तो ठीक है, इतना ख़राब नहीं है विजुअल अभी कि उसको देखा ना जा सके। तो अभी चलते हैं, ज़्यादा होगा तो फिर देखेंगे। केचित पुनर्लक्षण, अब आपने ये जो यहाँ से और यहाँ तक इन्होंने समाख्यातवन्तः तक लिखा है, इसमें ये जो केचित है, इस केचित, ये केचित किसकी तरफ संकेत है आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके विकल्प हैं वो है आपके विपर्ययवादी, अशक्य वक्तव्यवादी, संदेहवादी और ध्वनिवादी। तो सही विकल्प आपको चुनना है यहाँ पर। तो सही विकल्प आपका विपर्ययवादी, नहीं, केचित विपर्ययवादियों की बात नहीं की है, संदेहवादियों की भी बात नहीं की है, ध्वनिवादियों का तो ये हो नहीं सकता। अशक्य वक्तव्यवादी,
ठीक है, तो अशक्य वक्तव्यवादी, ये जो केचित शब्द है इससे इंडिकेट किया है अशक्य वक्तव्यवादियों को। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी प्रधान कारिका आ गई। तो प्रधान कारिका को सबसे पहले करें आचार्य शंकर जब ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में खंडन करने के लिए जाते हैं, जब आगे अपने प्रतिपक्षियों का खंडन करते हैं तो कहते हैं प्रधान मल्ल निबर्हणन न्यायेन। जो प्रधान मल्ल का सबसे पहले खंडन किया जाए, उसको सबसे पहले किनारे किया जाए, तो सांख्य का खंडन सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं। तो इसी तरह से समझ लीजिए ये जो कारिका है ये बार बार आपके सामने आएगी। तो वही प्रधान मल्ल निबर्हणन न्याय यहाँ पर लगा दीजिए और सबसे पहले इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यत्रार्था शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेष स ध्वनिरिति सूरि भी कथितः। इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न उसी कारिका से, यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थौ कारिकेयम केनाचार्येण लिखिता। तो ध्वन्यालोक में है, ध्वन्यालोक के जो रचनाकार हैं वह आचार्य आनंदवर्धन है, उन्हीं को ध्वनि मत का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आनंदवर्धन आचार्य। ठीक है, फिर देखिए उसी कारिका से प्रश्न है, व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनि अस्मिन् वाक्ये व्यंगतः इत्यत्र का विभक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आया है और प्रायः लोग इसको गलत भी कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, व्यंगतः ये कौन सी विभक्ति यहाँ पर है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति है। कई लोग तो यहाँ पर जो है वो धातु रूप का भी दे देते हैं कि प्रथम पुरुष द्विवचन है, और लोग पठति पठता की तरह व्यंगति व्यंगता ऐसे लगा करके भी आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा विजुअल बिगड़ा है अभी फॉग आने से कैमरे पर। चलिए उसको ठीक करते हैं, या फिर आज कक्षा को आगे रोकेंगे और फिर नए सिरे से इसके आगे के प्रश्न करेंगे। पहले इस प्रश्न पर बात करते हैं। तो व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूरि भी कथिता। यहाँ पर व्यंगतः ये कौन सी विभक्ति में है? प्रथमा एक वचन नहीं है ये। ठीक है, प्रथम पुरुष द्विवचन इसको भी हटा दो, इसकी भी मैंने बात कर ली है, ये भी नहीं है। द्वितीय एक वचन और प्रथम पुरुष एक वचन ये तो हो ही नहीं सकता। द्वितीय एक वचन, ठीक है, तो द्वितीयक वचनम, द्वितीयक वचनम इस तरह से लिखा है यहाँ पर। तो व्यंगतः जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। बार बार यह प्रश्न आता है, हमें ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और करते हैं, फिर जो है हमारी विजिबिलिटी थोड़ी सी बिगड़ी है सामने कैमरे की, तो उसको ठीक करेंगे, फिर आगे देखेंगे। अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्य परवाच्य भेद है। ठीक है, अविवक्षित वाच्य और विवक्षितान्य परवाच्य। देखिए ध्वनि के दो भेद हैं। ठीक है, पहला भेद है अविवक्षित वाच्य, दूसरा भेद है विवक्षितान्य परवाच्य। इसको कहते हैं लक्षणामूला। ठीक है, इसको लक्षणामूला कहते हैं और इसको कहते हैं अभिधामूला, और भी नाम है इसके। तो इसके आगे अभी एक प्रश्न और आता है जो इसके उदाहरण को दिखाता है। शिखरणी क्वनुनाम कियच्चिरम किमभिधान, इस तरह का जो श्लोक आता है वह इसका उदाहरण भी है। तो जब आएगा तो उस पर बात कर लेंगे। अभी आपका जो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ये मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखा दिया है कि ध्वनि के ही दोनों भेद है, अविवक्षितान्य परवाच्य, अविवक्षितान्य वाच्य और विवक्षितान्य परवाच्य। जो अविवक्षितान्य वाच्य है वह लक्षणामूला है और विवक्षितान्य परवाच्य जो है वह अभिधामूला है। तो आपका ये सही उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। एक बार कंफर्म करेंगे, 35वें का सी बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लगभग 11 प्रश्नों को आपके सामने रखा और बहुत ही छोटी वीडियो। देखते हैं आगे अगर विजिबिलिटी ठीक रहती है तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम, नहीं तो आज की कक्षा को रोक करके फिर इसको दोबारा सेकंड पार्ट में इसको पूरा कर देंगे। मैं समझ सकता हूँ कि क्लास थोड़ी छोटी हो रही है, आप लोगों को वीडियो थोड़ा बड़ा चाहिए था और प्रश्न अधिक चाहिए थे, तो कोई बात नहीं, आज इस चीज़ को हम समझते हैं कि थोड़ी सी समस्या है, इसीलिए ज़्यादा लंबी कक्षा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा निसंदेह आपके लिए कम से कम मिनिमम 25 प्रश्न उसमें अवश्य होंगे। तो आज की कक्षा को यहीं पर रोकते हैं, अगली कक्षा को लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहें।